नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्यारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलीयता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा आपको पता है कि RCOOH जो होता है यह एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मैं लिख देता हूँ, ये है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें आज यही पढ़ना है कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये जल में कितने अच्छे से घुलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एल्काइल लगा दिया है। एल्काइल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल लें, CH3COOH भी कह सकते हैं, और इस R के स्थान पर C2H5COOH कर सकते हैं। इसी R के स्थान पर C3H7COOH की भी बात कर सकते हैं। तो मतलब जो R होता है ये छोटा एल्काइल हो सकता है, बड़ा एल्काइल हो सकता है, बहुत बड़ा एल्काइल हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार यदि ऐसे ही एल्काइलों की संख्या को हम बढ़ाते चले जाएं या एल्काइलों की संख्या को हम इसके साइड चेन के रूप में प्रयोग करते चले जाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो आज की क्लास को यहीं से शुरू करना है, यहीं से आपको अच्छे समझना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पहले दबा लीजिए ताकि आपको सारी सूचनाएं पहले ही मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत होती है यहीं से। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से चैनल रसायन गंगा पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हमने टॉपिक में पहले लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमें सॉल्युबिलिटी चेक करना है। तो पहले हम कुछ मुख्य बातों को बता दें कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी आप लिखेंगे RCOOH। थोड़ा इसका हम ये यहाँ पर जो COOH लगा हुआ है इसको और अच्छे से डिफाइन कर दें। इसके बॉन्डों से C=O, सिंगल बॉन्ड O और H, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा लिखने का मेरा मतलब ये रहा कि ये अगर ब्रेक होगा यहाँ पर तो इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ये डबल बॉन्ड है, आगे कर दें, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और ध्यान देंगे O सिंगल बॉन्ड H है तो निश्चित है इसके ब्रेक होने पर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक सबको बात पूरी तरह से क्लियर हो सकती है कि O के पास नेगेटिव है और H के पास नेगेटिव है। जबकि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एल्काइल का, यहाँ पर एल्काइल का जो पार्ट दिखाई दे रहा है कि नॉन पोलर की तरह वर्क करेगा। जबकि इतना ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें पोलरिटी पाएगी, मतलब कहीं न कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का मैटर दिखाई दे रहा है। पोलर होने का मतलब भी होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखाते हों वही पोलर होंगे, और जो ये पॉजिटिव नेगेटिव को ना दिखाते हों उनको आप नॉन पोलर कहेंगे। तो हमने एल्काइल के बारे में बहुत पहले, आप पीछे जाएंगे वीडियो को स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। वहाँ पर एल्काइल के बारे में ये बताया गया था कि जो एल्काइल होते हैं ये लिक्विड हेटिंग, लिक्विड का मतलब लिक्विड तो कई होते हैं, लिक्विड में हम बात करेंगे H2O का। ये H2O के हेटिंग होते हैं, हेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब H2O के संपर्क में ये रहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है जो पदार्थ जल के संपर्क में रहना ही नहीं चाहेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भाग जल के संपर्क में रहना ही नहीं चाहेगा, भला वो जल में घुल कैसे सकता है। तो यहाँ पर एक बात जरूर क्लियर हो गई कि H2O के साथ इतना हिस्सा तो घुलेगा लेकिन इतना हिस्सा नहीं घुलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब ये R भी शामिल है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि COOH वाला हिस्सा
टोटल घुल जाएगा और R वाला हिस्सा उसी में तैरता रहेगा या फिर नीचे बैठ जाएगा। आज इसी सस्पेंशन को हम दूर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी अच्छे से होगी या कम अच्छे से होगी। यहाँ पर यही चक्कर होता है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है ये अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाता है। मतलब ये कि एल्काइल की संख्या, ये नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर ये बढ़ते हुए चले जाए, इनका चेन पीछे बढ़ता हुआ चले, जैसे मान चलिए अभी यहाँ पर एल्काइल में केवल एक CH3 जोड़ दिया जाए, COO जोड़ दिया जाए, तो यह एल्काइल छोटा है। लेकिन एल्काइल की संख्या को अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पर CH3 CH2 COOH और बढ़ा देते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, तो ध्यान दीजिएगा यहीं पर आंसर आपको मिलने वाला है। ये एल्काइल छोटा है, यहाँ पर जो R लगा हुआ है छोटा है, उससे थोड़ा सा ये बड़ा है, उससे थोड़ा सा ये भी बड़ा है। मतलब नीचे जा रहे हैं तो एल्काइल की जो लंबाई है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। और अभी हमने कहा कि ये जो हिस्सा होता है एल्काइलों का, ये होता है नॉन पोलर। अच्छा, जब ये नॉन पोलर है तो H2O के साथ कोई बॉन्डिंग भी नहीं कर पाएगा, मतलब H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर जो COOH का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, COOH का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, अभी आपने इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव लगाया था, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पर आंशिक नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आंशिक नेगेटिव लगाया था। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का चांस रखता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का चांस रखता है। लेकिन जो इसके पीछे लगा हुआ एल्काइल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का चांस नहीं रखता है। इसीलिए गाइज यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे एल्काइलों की संख्या में इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे जल में इसकी विलेयता घटती हुई चली जाती है। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि जैसे जैसे एल्काइल की पूंछ बढ़ती जाए, उसकी विलेयता जल में उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर की लंबाई जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी विलेयता स्वयं कम हो जाएगी। अच्छा, ये बात यही नहीं ख़त्म होती है। अब हमसे कहा जाए कि आखिरकार इसको भी घोल करके रखना है, तो तरीका वह भी है। ये तो पहला तरीका था समझने का कि एल्काइलों की जो कह सकते हैं श्रृंखला होती है, एल्काइलों के जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, यदि वो बढ़ती हुई चली जाती है तो नॉन पोलरिटी बढ़ता हुआ चला जाता है, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी जल में कम हो जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं नीचे की तरफ जाने पर, यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल इंक्रीज के आधार पर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। चलिए आज एक बात और क्लियर कर दें, बहुत बड़ा कोई एल्काइल हो, उसे हमें सॉल्युबल बनाना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। पता होगा, जिसको समावयता कहते हैं, और सूत्र वही हो लेकिन उसका संरचना सूत्र बदल जाता हो, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला हो वही हो लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो वो बदल जाता हो। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COOH है, यहाँ देख रहे हैं ये कार्बन 3 लगे हुए हैं। एल्काइल में जो कार्बनों की संख्या है वो 3 है। अब 3 है और यदि कह दिया जाए इसी 3 कार्बन से मिला करके हम 3 एल्काइल कार्बन से मिला करके हम ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन है COOH को छोड़ करके। यहाँ पर भी 7 हाइड्रोजन है COOH को छोड़ करके। 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। वैसे ये है 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड, और यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड लिख देते नाम इसका। ऊपर का नाम है ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरे का नाम है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। देखिए आइसोमेरिज्म में बताया जाता था मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो
बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, इस डिफरेंसिटी के कारण इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी बदल जाती है। तो फिलहाल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर करेंगे ये इससे डिफरेंट है। हमें ये बताना है इन दोनों में अच्छे से सॉल्युबल कौन होगा पानी में। ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए इस बात को हम क्लियर करें। यहाँ पर जो 3 कार्बन की श्रृंखला थी, हमने इसको 2 कार्बन में चेंज कर लिया और एक कार्बन के नीचे एक एल्काइल को लटका दिया। अब आप देखेंगे जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ 2 एल्काइल लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। आप आईपीएससी पर मत जाइएगा, आप ऐसा देखिएगा कि जो एल्काइल की बड़ी श्रृंखला थी ये, इसको हमने छोटा करके 2 भागों में बना दिया, मतलब किसी की पूंछ को 2 भागों में काट दिया। यहाँ पर ये श्रृंखलाएं जो होती हैं अब छोटी हो गई। अच्छा, छोटी होने से एक लाभ ये है कि जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेसल एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ देखेंगे ये एरिया बड़ी थी लेकिन ये एरिया धीरे धीरे छोटी होगी, मतलब और करेंगे तो ये गोलाकार हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर हमने छोटा सा मॉलिक्यूल लिया। अभी जैसे और बड़ा सा मॉलिक्यूल, अभी इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे फिर आपको बताते हैं उसमें। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो अध्रुवीय मॉलिक्यूल की संख्या है वो 2 तो है, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ये छोटे हैं। अच्छा, छोटे कर देने से जो सरफेस एरिया होता है उनका वो कम हो जाता है, कम होने से इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती बढ़ जाती है। सो जो ये सेकंड है इसकी सॉल्युबिलिटी फर्स्ट की अपेक्षा अधिक होगी। एक बार फिर से, ये एल्काइल सीधी है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पर यही एल्काइल मिल करके छोटा सा समूह बना लेते हैं जिससे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि जब सरफेस एरिया इसका कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो ध्रुवीय नेचर के ये भाग लगे हुए हैं ये काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, और जब नज़दीक हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आसानी से हो जाएगी। वो जो हम बता रहे थे एरिया की बात, यहाँ पर देखेंगे एरिया का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर दिया जाए CH3, CH2, 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 COOH, इसका नाम है 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, CH3, CH2, CH, और यहाँ पर कर सकते हो क्या, CH3 और ये COOH कर सकते हो। इसको एक रूप और है दिखा सकते हो क्या, CH3, CH3 C हो गया और COOH हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर हो गया CH3। देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए किसका सरफेस कम है किसका सरफेस ज़्यादा है, ये जरूर ध्यान देना है। सरफेस एरिया अगर देखा जाए किसका कम है किसका ज़्यादा है, यहाँ देख रहे हैं जो लॉन्ग चेन है, ये कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार बना लेते हैं। देखिए ये एक लाइन में है और ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा हो गया। यदि हम इसको एक गोले के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा, ये देख रहे हैं। और ये ऐसे बन गया, ये हाफ गोला बना है, ये फुल गोला बन गया, ये मतलब ये और छोटा हो गया, गोला बन करके ये छोटा हो गया, इसकी एरिया जो है वो छोटी हो गई, और एरिया के छोटे होने से सॉल्युबिलिटी जल में इसकी बढ़ जाती है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने शुरू में बताया कि कार्बन की श्रृंखला बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। पहली बात, सॉल्युबिलिटी कब कम होगी? जब कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाएगी। कार्बन की श्रृंखला छोटी होने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और इसमें फिर बताया गया कि समान अनुभार वाले या समान मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले यदि किसी अणु को उसके समवायियों के रूप में व्यवस्थित किया जाए जिससे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। भले ही एल्काइल नंबर ऑफ कार्बन उतने ही हों, लेकिन यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है
तो उसकी सॉल्युबिलिटी जल में बढ़ जाती है। गाइज, ये बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। आज का क्लास हम यहीं पर क्लोज करेंगे और हमें विश्वास है कि जितना हमने बताया है आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।